नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। गुना हादसे के बाद परिवहन अमला सड़क पर उतर आया है और बिना फिटनेस के दौड़ रही 3 बसें जब्त की है। 10 बस तय मापदंड से चलते नहीं मिली है। गुना हादसे के बाद से परिवहन अमला बसों के फिटनेस जांचने की कार्यवाही में लग गया है। शुक्रवार को 80 यात्री व स्कूली बसों की जांच की गई। इनमें 3 बसें अनफिट पाए जाने पर जब्त की गई व 10 बस तय मानक के चलते नहीं पाई गई। इनके मालिकों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन अमला 2 दिन से कार्यवाही कर रहा है। शुक्रवार को आरटीओ संतोष मालवीय और उड़न दस्ता विक्रम ठाकुर ने जिन 80 यात्री व स्कूली बसों की जांच की, उनमें 10 बसों को तय मानक से चलते नहीं पाया गया व 25,500 रुपये का जुर्माना बस मालिकों पर किया गया। साथ ही बिना वैध परमिट व फिटनेस के संचालित होने पाए जाने पर बसें जब्त की गई। गुरुवार को परिवहन अमले ने 62 बसों की जांच की थी व 15 बसों में लापरवाही पूर्वक संचालन किया जाना पाया गया था, जिस पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। सिंहस्थ के पहले शहर की सभी सड़कें व्यवस्थित किए जाने की मांग आवाहन अखाड़ा के महामंत्री ने की है। साथ ही मांग की है कि सिंहस्थ के लिए शिवराज सिंह की तरह मोहन यादव भी शासन के खजाने खोलें। श्री पंचदशा नाम आवाहन अखाड़ा के राष्ट्रीय महामंत्री महंत सत्यगिरी जी महाराज शुक्रवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी सिंहस्थ के लिए मौजूदा सरकार को सभी उचित व्यवस्थाएं करना चाहिए। पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंहस्थ 2016 के समय सरकारी खजानों के मुंह खोल दिए थे। अब चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री उज्जैन के ही निवासी हैं और सीएम पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उन्हें भी सिंहस्थ में खर्च के लिए कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने शहर की सड़कों की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर और आसपास की सड़कों को व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए, जिससे कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या पैदा ना हो। दरअसल आवाहन अखाड़े के महामंत्री सदावल रोड स्थित अपने आश्रम पर राजस्व विभाग द्वारा 5 लाख से अधिक के संपत्ति कर का नोटिस भेजे जाने के बाद कलेक्टर कार्यालय राजस्व अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपर कलेक्टर प्रीति यादव से मिलकर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्री ने अखाड़े से टैक्स हटाने की बात कही थी, फिर भी उनके अखाड़े पर 5 लाख से अधिक का बकाया निकाल दिया गया है। हालांकि उन्होंने टैक्स पर लगे अधिभार को कम करने की मांग करते हुए बची हुई राशि भरने की बात भी कही है। उज्जैन कलेक्टर ऑफिस में गया था, वहाँ अपनी बात को रखा हमारे ऊपर। जब शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा कर दी थी कि कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, और अभी कल परसों जो घोषणा मोहन यादव भी करने लगे, तो उसकी वरीयता उसे मान्यता दी जाए। किसी ने मेरे को बोला था कि लिखित नहीं उन्होंने किया। लिखित नहीं किया या किया, ये उनका विषय है। हमारे सब लोगों के सामने कुंभ में उन्होंने बोला, उसके बाद भी हमारे ऊपर टैक्स आया। खैर अधिकारियों ने, जो आला अफसर हैं, उन्होंने बात को सुना। आप भी मौजूद थे। जो तो एक छोटी बात थी। बाकी बात ये है कि अभी 28 में कुंभ आने वाला है, तो 2028 में कुंभ की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे रूप से होनी चाहिए। छिपरा जब भी हम लोग कहते हैं कि इसको साफ किया जाए, लेकिन छिपरा हमेशा गंदी ही रहती है। माता तो गंदी नहीं होंगी, लेकिन उनका जल जो है वो गंदा ही रहता है, उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है सब। और मेला दशहरा तो अभी कार्तिक मेला ग्राउंड इत्यादि लगा है, कहीं अंडे बिक रहे हैं, कहीं मांस समझ रहा है। इन चीज़ों का भी दुनिया बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। और उज्जैन स्मार्ट सिटी भी घोषित है बहुत दिनों से। बहुत से पैसे इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन लगवा नहीं पाते हैं। क्या लगवाने की भी व्यवस्था होना चाहिए। और उज्जैन के आजू बाजू जितनी भी रोडें हैं, उनको जब बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा तभी स्मार्ट सिटी माना जाएगा। कोई भी प्राणी, कोई यात्री, दर्शनार्थी, नेता, मुकद्दम जो भी घुसेगा, तो पहले तो बाहर से ही घुसेगा ना। बाहर से घुसेगा तो उसको चाहिए कि हर रोड जो हो सुचारू रूप से होना चाहिए। जैसे हमारे अखाड़े के ही सामने आवाहन अखाड़ा सदावल रोड सब क्षतिग्रस्त पड़ा है। आप लोग जाते आते रहते हैं, कोई रोड ठीक नहीं है। रोड शहर की भी ठीक नहीं है। इसलिए ये सब कार्य 2028 भी अभी नज़दीक ही है। फिर एक तो एकदम तुरंत धीरे धीरे सब वही फॉर्मेलिटी अदा कर दी जाएगी, तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए।
कार्य जो हो 2 साल 3 साल पहले से ही कार्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी हमारे बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अभी उच्च शिक्षा मंत्री से ही उनका विलय हुआ है मुख्यमंत्री में, तो इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, इस समय वो आला कमान सब उन्हीं के हाथ में है। तो जैसा वो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, मेरा आइडिया। पढ़े लिखे हैं, कहीं LLB भी किए हैं, बताते भी हैं, पहलवान भी हैं, तो कहीं कुश्ती कबड्डी का भी व्यवस्था करवाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं में यदि वो खड़े उतरेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और ज़्यादा कहना मेरे लिए अभी ठीक नहीं। अभी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी 4 तारीख को आ रहे हैं, महामंडलेश्वर बनाएंगे वो, तो उसी में हम भी उपस्थित रहेंगे। उस टाइम सारी बातें और भी जो भी कहने की होंगी वो कहेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। ओम नमो नारायण। कितना टैक्स आप पर शासन यही दिया कि ये हो जाएगा, और अब अर्थदंड जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। जो भी 2-4 लाख होगा, बाकी जो भी होगा उसको मैं पालन पोषण करूँगा, क्योंकि सरकार का मैं भी हूँ और सरकार हमारी है। नगर निगम में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उज्जैन नगर निगम में शुक्रवार को अपना गौरवशाली कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सम्मान समारोह महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता एवं निगम अध्यक्ष कलावती यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह में महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, कर्मचारी संघ के संरक्षक रामचंद्र कोरट एवं अपर आयुक्त आदित्य नागर, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, जितेंद्र कुवाल, अनिल गुप्ता, पार्षद गब्बर भाटी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी को हार फूल, शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, गीताजी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान निगम अधिकारी, कर्मचारी सहित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। संचालन जनसंपर्क अधिकारी अहमद रईस निजामी द्वारा किया गया। बड़ी बात है। जब आप लोग लगे थे तो आप लोगों को रिटायरमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो कर्मचारी लगते हैं उनका रिटायरमेंट होने का भी कोई कार्यक्रम भी नहीं होना, ना हमसे कोई बात हुई है, क्योंकि सारे कर्मचारी आउटसोर्स से आना है, ठेकेदार लगता है, ठेकेदार से चले जाते हैं। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सब काम करने का अवसर मिला। लेकिन मैं ये मंच तो नहीं है कहने का, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सब ये बात करें कि अगर मान लीजिए तो सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ा कि आउटसोर्स लाना पड़ा, तो उसके पीछे कारण क्या है? निवृत्ति जैसे सेवा काल है, वैसे ही सेवानिवृत्ति एक आवश्यक पहलू है। और अच्छा कार्यकाल पूरा करने के बाद जब सेवानिवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से एक संतोष होता है कि हमने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है। मैं देख रही हूँ कि हमारे वार्ड क्रमांक 15 से जो भाई हैं, सुबह से उनकी आंखें लाल हो रही है, भाव भीने हो रहे हैं कि आज मेरे नगर पालिका निगम से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। मुझसे मिलने भी आए थे, तब भी बिल्कुल फपक कर रो रहे थे। निश्चित रूप से आपका सेवाकाल पूरा हुआ है, प्रसन्नता का विषय है कि अच्छे से। और मैं थोड़े खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी सफाई मित्र काम करते हैं वार्ड में, सबसे अच्छा काम आप करते थे। इंदौर देवास उज्जैन रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम कंप्लीट हो गया है। इंदौर बरलई खंड में नई लाइन से ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर देवास उज्जैन लगभग 80 किलोमीटर खंड का दोहरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इस पूरे नव दोहरीकृत एवं विद्युतीकृत खंड से ट्रेनों का परिचालन आरंभ कर दिया गया है। इंदौर देवास उज्जैन खंड के उज्जैन से बरलई तक पूर्व में ही दोहरीकरण कार्य को पूर्ण कर लिया गया था तथा 28 दिसंबर 2023 को बरलई से लक्ष्मीबाई नगर तक रेल सुरक्षा आयुक्त RK शर्मा द्वारा निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल के बाद बरलई लक्ष्मीबाई नगर के मध्य नव दोहरीकृत खंड को ट्रेन परिचालन के लिए चालू कर दिया गया था। खेमराज मीणा जनसंपर्क अधिकारी रतलाम मंडल ने आम जन से अपील की है कि नव दोहरीकृत इंदौर देवास उज्जैन रेलखंड पर रेल यातायात शुरू हो गया है। ट्रैक पर अब दोनों दिशाओं से किसी भी समय तीव्र गति से ट्रेन आ सकती है। ट्रेनें हमें जिस गति से आती हुई दिखाई देती है, वास्तव में वह उससे काफ़ी तेज गति से हमारी तरफ आती है और कुछ सेकंड में ही सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर लेती है। इस दौरान रेलवे लाइन पार करना काफ़ी खतरनाक होता है। दुर्घटना से देर भली की बात को ध्यान में रखकर तथा किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना से बचने के लिए अनाधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार न करें
और न ही अपने पालतू पशुओं को रेलवे ट्रैक के आसपास जाने दें। साथ ही साथ समपार फाटक पार करते समय सतर्कता बरतें ताकि दुर्घटना ना हो। यातायात पुलिस द्वारा अभी तक 1000 ई रिक्शा पर यूनिक नंबर डाले जा चुके हैं। इसके लिए रोज थाने पर ई रिक्शा में यूनिक नंबर के लिए कतार लग रही है। शहर में ई रिक्शा को सिस्टम में लाने व नियंत्रण से चलवाने के लिए कदम उठाया गया है ताकि इनकी वजह से बेपटरी हो रहे शहर के ट्रैफिक को वापस पटरी पर लाया जा सके। इसके लिए ई रिक्शा पर यूनिक नंबर डलवाए जा रहे हैं व रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। एक सप्ताह में 1000 के लगभग ई रिक्शा पर यूनिक नंबर डल चुके हैं व भरतपुर स्थित यातायात थाने पर यूनिक नंबर के लिए रोज लाइन लग रही है। यातायात डीएसपी विक्रम सिंह कनपुरिया ने बताया कि यूनिक नंबर जिन पर नहीं होगा उन्हें अवैध माना जाएगा व ऐसे ई रिक्शा को चलाने नहीं देंगे। आरटीओ से करीब 4500 ई रिक्शा की सूची मिली है। इस पर यूनिक नंबर लगाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा ई रिक्शा जो यहाँ पर संचालित है लगभग आरटीओ से 4500 की लिस्ट आई कि 4500 लगभग ई रिक्शा वहाँ रजिस्टर्ड है। तो इनके चूँकि अभी उज्जैन में ही लगभग 2 महीने पहले एक ऑटो चालक के द्वारा एक लड़की के साथ जाति की गई थी जिसमें जो यूनिक नंबर जो डला हुआ था उसी से ट्रेस हुआ था। तो अनचाहे किसी का सामान छूट जाता है, किसी से कोई दुर्व्यवहार करता है, किसी से दुर्घटना ना हो, उसके लिए हमारे यातायात विभाग ने एक पहल करी है कि सभी जो जितने रजिस्टर्ड हैं ई रिक्शा हैं उनका एक वेरिफिकेशन हो जाए, उनका एक डाटा बन जाए, उनका एक रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड रहे कि कल को कोई घटना या कुछ होता है तो हम उसको ट्रेस कर सकें। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिससे है देश की पहचान, जो है देश का सम्मान, क्यों हो उसकी फसल का कोई नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। जिसके बाजू में है बल, जो खेतों में चलाता हल, सुनहरा होगा उसका कल। बाढ़ आए या आए अकाल, वो रहेगा हमेशा खुशहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। ओले गिरे या कीट पतंगे फसल खाए, पर वो निराश न हो पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। पेश है भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। इफ्को टोक्यो, मुस्कुराते रहो। नगर निगम आयुक्त द्वारा शहर के प्रमुख बड़े निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा शनिवार को नगर निगम द्वारा शहर विकास के क्रम में करवाए जा रहे प्रमुख बड़े निर्माण, जिसमें जंतर मंतर वेधशाला के पास स्थित वैदिक घड़ी वॉच टावर, देवास रोड स्थित स्विमिंग पूल निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर नागजिरी चौराहे तक साइकिल ट्रैक, मोती नगर पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य एवं दशहरा मैदान पर स्टेडियम निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित किया गया
कि कार्यों को उच्च गुणवत्ता पूर्वक एवं समय सीमा में पूर्ण किया जाए ताकि शहरवासियों को इन विकास कार्यों की सौगात शीघ्र मिल सके। बड़े कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण किया गया क्योंकि कार्यों को हमें पूर्ण कराना है। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो हमारी वैदिक घड़ी का जो काम है, वॉच टावर जो है उसका काम है, वो कंप्लीशन पे है। उसमें अब सिर्फ आउटर फिनिशिंग, पेंटिंग वगैरह, रेलिंग का काम चल रहा है जो कि आने वाले 7 से 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ये स्विमिंग पूल का काम है जो देवास रोड पे हमारा प्रचलित है। ये काम भी फुल स्विंग में चल रहा है और सभी तरीके के नॉर्म्स का पालन हो और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, इसके लिए आज निर्देशित किया गया है और समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। साथ ही मोती नगर में एक विकास कार्य है जो कि सामुदायिक भवन है वहाँ पे और एक स्टेज का निर्माण कार्य है। भूमि आवंटन उसका हो चुका है कलेक्ट्रेट से, अब वहाँ पे वो कार्य भी हम लोगों ने शुरू करा दिया है। तो इस भ्रमण के माध्यम से सभी कार्यों में जैसा मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, तेजी से इन कार्यों को पूर्ण कराने की कोशिश की जा रही है। सर, मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है, नगर निगम की क्या प्राथमिकताएं रहेगी, कैसे काम करना है? निश्चित रूप से इस शहर में अब कार्य जो हमारे हैं काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि जो भी समय सीमा कार्य को पूर्ण करने की रहती है, किसी कार्य की 2 महीने की रहती है, किसी कार्य की 3 महीने की रहती है, किसी की 6 महीने की रहती है, उस निर्धारित अवधि में कार्य कंप्लीट हो और जो भी स्वीकृतियाँ वगैरह हैं, चाहे शासन स्तर से हों या नगर निगम के स्तर से हों, वो सारी हमें जल्दी से मिल जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो निर्देश हैं उनका अच्छे से पालन किया जाए। नया साल आने वाला है, क्या नए निगम के नए प्रोजेक्ट हैं? निश्चित रूप से नए साल में हमारे कई नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रस्तावित हैं। जैसे एक सोलर पार्क का काम प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री जी के सामने उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। रीगल टॉकीज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्किंग निर्माण करने का निर्देश दिया है, वो भी कार्य DPR उसका प्रिपेयर हो रहा है। एक पब्लिक शेड है वो भी त्रिवेणी के पास बनने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसकी DPR और टेंडर वगैरह सब हो चुका है। अब मौके पे कार्य को शुरू कराना है, वो भी कार्य हो रहा है। तो इस तरीके से जितने भी शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, उनको सुविधाएं देने के लिए हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और उनको हम पूर्ण करेंगे। उज्जैन में नव वर्ष को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलने को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाया गया प्लान। ट्रैफिक TI दिलीप सिंह परिहार ने नव वर्ष को लेकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि नव वर्ष पर उज्जैन शहर में 9 से 10 लाख दर्शनार्थियों के आने की संभावना है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा संपूर्ण प्लान बनाया गया है, जिसमें इंदौर, देवास, भोपाल की ओर से आने वाले वाहनों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, लाल गेट, आस्था गार्डन होते हुए हरी फाटक ओवरब्रिज के पास से करकराज पार्किंग व भील समाज धर्मशाला पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में यह दोनों पार्किंग भरे जाने की स्थिति में हरी फाटक ओवरब्रिज की पार्किंग, इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़नगर नागदा से आने वाले वाहनों के लिए मुरलीपुरा चौराहे के समीप कृषि उपार्जन के मैदान व सदावल मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से यात्रियों को बाहर जाने के लिए दूसरे रूट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि भूखी माता से होते हुए चिंतामण ब्रिज होते हुए बाईपास से आस्था गार्डन की ओर से उज्जैन के बाहर निकलना होगा। साथ ही साथ सभी दर्शनार्थियों से अपील की गई है कि कोई भी शहर के अंदर अपने वाहन लेकर न आए और जो मार्ग ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें और होने वाली परेशानी से बचे। वर्ष का अंतिम दिन है और 1 जनवरी आने वाली है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, यातायात व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई दिख रही है। इसको किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? इसमें जैसे 31 और 1 तारीख को लगभग 8 से 10 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसमें जो है हज़ारों की संख्या में वाहन आएंगे। हमारे पास जो इसका जो एक पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसमें जैसे आपके जो इंदौर, देवास, भोपाल इधर से जो भी दर्शनार्थी अपना वाहन लेकर के आएंगे उज्जैन के लिए, उनको सबसे पहले जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से लाल गेट से आस्था गार्डन से शांति पैलेस चौराहा होते हुए वो सीधे हरी फाटक चौराहे पर आएंगे। वहाँ से कचरा घर, लाल पुल टर्निंग होते हुए जो है करकराज पार्किंग और भील समाज पार्किंग, इन पर सबसे पहले हम वाहन भेजेंगे 4 व्हीलर। और जब ये पार्किंग भर जाएंगी
उसके बाद जो हरी फाटक चौराहे पर जो पार्किंग बनी हुई है, मन्नत गार्डन और इंपीरियल के पीछे की जो पार्किंग है, यहाँ पर वाहन खड़े कराए जाएंगे। जहाँ पर जो है नगर निगम द्वारा जो है बसें लगाई गई हैं, वहाँ से दर्शनार्थियों को बिठाल करके मंदिर तक करकराज पार्किंग के आगे तक जो है, जहाँ से लाइन शुरुआत हो रही है चार धाम के पास, वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा ताकि दर्शनार्थी सुगमता से सुविधापूर्वक पहुँच सकें। इसके बाद भी जब ये पार्किंग भी अगर भर जाती है तो फिर इनको जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर रोक करके वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान पर वाहन पार्किंग कराए जाएंगे और वहाँ से भी बस द्वारा जो है दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुँचाया जाएगा। अगर वो भी पार्किंग भर जाती है तो फिर प्रशांति धाम के पास एक मैदान है, वहाँ पर पार्किंग कराया जाएगा। अब इसके अलावा जो इधर से आपके बड़नगर से, नागदा से जो वाहन आते हैं, उनको जो है चिंतामन ब्रिज के और आपके ये जो बड़नगर का जो मोहनपुरा जो ब्रिज है, वहाँ से सीधे मुरलीपुरा जो चौराहा कहलाता है, मुरलीपुरा से आगे थोड़ा सा आएंगे तो कृषि उपार्जन का मैदान में पार्किंग बनाई गई है, जहाँ कम से कम 250-300 फोर व्हीलर खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर पार्किंग कराया जाएगा। इसके अलावा जो है जो सदावल मार्ग है उसमें भेजा जाएगा वाहनों को, चूँकि कार्तिक मेला ग्राउंड में मेला लगा हुआ है तो पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ पर। और इसके अलावा जो है पूरे रोड भी काफ़ी चौड़ी है तो उसके दोनों तरफ भी जो है पार्किंग कराया जाएगा। अब इसमें मुख्य बात ये है कि जैसे आप करकराज या भील समाज पार्किंग में अपना वाहन पार्क करते हैं तो आपको निकलने के लिए जो है हरी फाटक चौराहे पर नहीं आना है। वहाँ से आपको बाहर जाने के लिए या तो नरसिंह घाट से होकर के भूखी माता रोड से निकल करके लाल पुल टी और लाल पुल टी से चिंतामन ब्रिज होकर के बाईपास से आस्था गार्डन होते हुए भोपाल, देवास, इंदौर के लिए अगर आप जाएंगे तो सुविधाजनक रहेगा आपको, क्योंकि सभी लोग क्या है शहर के अंदर की तरफ आते हैं और फिर इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो वाकड़कर ब्रिज और मन्नत गार्डन पार्किंग पर जो वाहन पार्क होंगे वो भी वाकड़कर ब्रिज से पीछे की तरफ जो रास्ता गया है आपके बाईपास के लिए, उससे जो है आप निकलते समय अगर उस मार्ग का उपयोग करेंगे तो आपको सुविधाजनक रहेगा। इसमें दो चीज़ देखने में आती है, एक तो अवैध वसूली पार्किंग के सामने आती है, दूसरा ये कि इंजीनियरिंग कॉलेज या मन्नत गार्डन से जो वाहन चलेंगे वो निःशुल्क रहेंगे या शुल्क रहेंगे? वाहन तो नगर निगम ने निःशुल्क ही चलाए हैं, निःशुल्क चलाए हैं वाहन, उन्होंने निःशुल्क जाएंगे। और पार्किंग जो पेड पार्किंग है वहाँ पर पेड रहेगी, और जैसे कुछ पार्किंग ऐसी हैं जो पेड नहीं है, भील समाज पेड पार्किंग है, करकराज अभी तक नहीं थी पेड पार्किंग, तो वो पेड पार्किंग नहीं है। मन्नत गार्डन और जो आपके ये है वाकड़कर ब्रिज वाली पार्किंग है और हरी फाटक ब्रिज के नीचे की जो पार्किंग है पेड पार्किंग है। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में पार्किंग कराएंगे तो फ्री पार्किंग रहेगी, प्रशांति धाम की पार्किंग फ्री रहेगी ना। तो मेरा मेन ये कहना है कि आपको जहाँ पर भी यातायात पुलिस या पुलिस जहाँ बता रही है, अगर आप उसका पालन करते हुए पार्किंग क्षेत्रों में जाकर के अपनी वाहन को पार्किंग करेंगे तो आपके लिए जो है दर्शन सुविधाजनक रहेगा। 31 दिसंबर को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की गई है तैयारी। 25 स्थानों को चयनित कर की जाएगी चेकिंग की कार्रवाई और बनाए जाएंगे ड्रिंकिंग ड्राइव के चालान। नव वर्ष की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की गई तैयारी। 25 स्थानों को चयनित कर लगातार की जाएगी चेकिंग की कार्यवाही, और यदि कोई भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उज्जैन शहर एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में 31 दिसंबर के दिन बड़ी संख्या में नव वर्ष का सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। शहर के 25 स्थानों को चयनित कर सर्चिंग की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ सभी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जाएगी, और कोई भी व्यक्ति शराब पीकर हंगामा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। और फार्म हाउस व होटलों पर आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेना होगी और शासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा, और कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। 31 तारीख को लेकर पुलिस के द्वारा व्यवस्था जारी की गई है। उसमें लगभग 25 स्थानों पे चेकिंग होगी और ड्रंकन ड्राइविंग वाला चालान भी बनाए जाएंगे।
यदि कोई शराब पी के सड़कों पे हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों की पेट्रोलिंग मोबाइल अपने अपने इलाके में चलेगी। जो बाहर फार्म हाउस, होटल्स जिसमें कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी और जो शासन के निर्देश हैं उसका पालन करना पड़ेगा। यदि कोई पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल कार्य एवं सीवरेज प्रभारी MIC सदस्य प्रकाश शर्मा द्वारा शुक्रवार को PHE विभाग की समीक्षा की गई एवं कहा गया कि प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य अनुसार बकाया जलकर वसूली की जाए एवं अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने की कार्यवाही को भी गति दी जाए। बैठक में प्रभारी सदस्य ने PHE से संबंधित कार्यों की जानकारी के साथ ही जलकर वसूली की जानकारी प्राप्त की गई एवं कहा कि बिल वितरक एवं कैशियर को बकाया वसूली हेतु तैनात करते हुए प्रतिदिन 40,000 का लक्ष्य निर्धारित करते हुए जल कर की वसूली की जाए। साथ ही अवैध कनेक्शन पाए जाने पर लाइसेंस प्लम्बर के माध्यम से स्थल पर ही वैध कराए जाने की कार्यवाही की जाए। इस हेतु सहायक यंत्री PHE द्वारा एक आदेश जारी करते हुए बिल वितरण एवं कैशियर को संयोजित किया गया है। बैठक में सहायक आयुक्त तेजकरण गुनावदिया, सहायक यंत्री मनोज खरात सहित यंत्रीगण, बिल वितरक, कैशियर उपस्थित रहे। तो किस तरह की बैठक है और क्या निर्णय लिए गए इस वक्त? आज की जो बैठक है हमारे सारे कर्मचारियों के साथ में थी और 1 जनवरी से हमारे द्वारा एक अभियान चला जा रहा है। जैसा कि माननीय महापौर जी की मंशा है कि शहर के अंदर 100% अवैध कनेक्शन वैध होना चाहिए और विभाग वसूली में बहुत पिछड़ रहा है। शहर की जनता जो है बिल नहीं भर पा रही, तो उसके लिए एक अभियान, घर घर संपर्क अभियान के माध्यम से विभाग की वसूली बढ़ाने के लिए आज हमने सारे बिल कलेक्टरों को, बिल वितरकों को और हमारे टंकी प्रभारियों, उपयंत्रियों की एक बैठक रखी है। बैठक के माध्यम से घर घर पहुँच कर लोगों को जिनके अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें वही डायरी बना के दी जाएगी ताकि शहर के अंदर अवैध कनेक्शनों की संख्या समाप्त हो। इस आशय के साथ में आज हमारी बैठक रखी थी। हमारे उपायुक्त श्री गुनावदिया जी, सहायक यंत्री हमारा खराज जी और हमारा पूरा PHE का अमला आज बैठकर 1 तारीख से संपूर्ण शहर के अंदर इस तरह के अभियान चलाने वाले हैं। आज शहर के अंदर जिस तरह से महाकाल लोग बनाए हैं और सारे गेस्ट हाउस हो गए हैं, बड़े बड़े लाजे हो गए हैं, व्यावसायिक की जगह घरेलू का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, विभाग की बड़ी हानि हो रही है। इन सारी बातों के लिए हमने मीटिंग करके सबको काम पे एक अभियान के रूप में इस काम को चलाने का बात करी है। अवैध कनेक्शन जो है क्या उनके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा या निःशुल्क किया जाएगा उनको वैध? देखो, माननीय महापौर जी की जो मंशा है कि 100% कनेक्शनों को वैध किया जाए। काटने की मंशा है ही नहीं हमारी, जोड़ने की मंशा हमारी है ताकि एक ग्राफ बढ़े शहर के अंदर। जैसे कि जिस तरह की योजना स्मार्ट सिटी की तरह जो काम किए जा रहे हैं और उसके अंदर सारे हमारा कनेक्शन वैध होना चाहिए और विभाग की आय बढ़ना चाहिए, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।